10 है। ओके। Good evening, everyone. Am I audible? Can you hear me? Can you see the screen also? Screen भी visible है? चलिए बढ़े आगे। अब चैप्टर हमारा ऑपरेटर्स चल रहा था। लास्ट रिलेशनल ऑपरेटर हम पढ़ रहे थे, और रिलेशनल ऑपरेटर्स में कितने ऑपरेटर्स होते हैं सी के पास? क्या डिस्कस करा था अपन ने? 6। वेरी गुड। कौन कौन? ग्रेटर दैन, लेस दैन, देन ग्रेटर दैन इक्वल टू, लेस दैन इक्वल टू, डबल इक्वल टू, and the last one was not equal to। ठीक है, इन 6 में से मैंने आपको कंपैरिजन डबल इक्वल टू और सिंगल इक्वल टू के बीच में करवा दिया था। जो कंपैरिजन करा था उसे एक बार रिवाइज कर लेते हैं, और उसी से आज का लेक्चर फिर कनेक्ट होगा। तो हमारा अगला डिस्कशन हुआ था सिंगल इक्वल टू वर्सेस डबल इक्वल टू। इन्हीं दोनों को क्यों लिया था मैंने आपको रीजन भी बताया था कि मैक्सिमम लोग इन दोनों ऑपरेटर्स को लेकर बड़े कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि इनके सिंबल्स एक दूसरे से बिल्कुल मैच करते हैं। तो आपको ये कंफ्यूजन ना हो, इसके लिए अपन इनको पैरेलली कंपेयर करते हुए पढ़ा था। सबसे पहले बात हुई थी इनके नाम क्या हैं। आई होप याद होगा। सिंगल इक्वल टू का नाम क्या है सी में? व्हाट इज सिंगल इक्वल टू कॉल्ड एज? सिंगल इक्वल टू का सी में प्रॉपर नाम है असाइनमेंट ऑपरेटर। वेरी गुड। और डबल इक्वल टू के बारे में मैंने आपसे कहा था, इट इज कॉल्ड एज इक्वालिटी टेस्टिंग ऑपरेटर। नेक्स्ट पॉइंट हमने डिस्कस करा था कि अगर हमारे पास ए और बी दो वेरिएबल्स हैं, इमेजिन करिए ए की वैल्यू हमने सेट करी हुई है 10, बी की वैल्यू हमने सेट करी हुई है 7, और हम सी लैंग्वेज से कहते हैं ए इज इक्वल टू बी।
तो क्या डिस्कस हुआ था, सी क्या करेगी, जल्दी बताइए फटाफट, बी की वैल्यू ए में असाइन कर देगी, राइट। दैट मीन्स अगर हम लोग प्रिंटफ से ए और बी दोनों को प्रिंट करते हैं तो अब ए और बी दोनों की वैल्यू हमें बिल्कुल सेम मिलेगी। ए की भी वैल्यू अब 7 होगी, बी की भी वैल्यू 7, यानी जो RHS में वैल्यू होती है वो LHS वाले वेरिएबल को असाइनमेंट ऑपरेटर असाइन कर देता है, एंड दैट इज द रीजन कि बी वेरिएबल की वैल्यू 7 ए वेरिएबल में आकर असाइन हो जाएगी, ए में से 10 हट जाएगा और ए 10 की जगह अब होगा 7। क्लियर टू ऑल, ठीक है, ये अपने डिस्कस करा था रिगार्डिंग असाइनमेंट ऑपरेटर। सेकेंड पॉइंट जो हमने डिस्कस करा था वो ये था कि अगर हमारे पास ए और बी दो वेरिएबल्स हैं और हम कहते हैं ए डबल इक्वल टू बी, तो कंपाइलर कुछ असाइन नहीं करता, बल्कि कंपाइलर ये सोचता है कि हम कंपाइलर को कह रहे हैं ए और बी की वैल्यू का कंपैरिजन करो, राइट, इनकी इक्वालिटी चेक करो। तो कंपाइलर देखता है कि ए और बी की वैल्यू बराबर है कि नहीं है। अब जब कंपैरिजन होगा तो या तो इनकी वैल्यू बराबर होगी और या इनकी वैल्यू बराबर नहीं होगी। अगर इनकी वैल्यू बराबर हुई तो मैंने आपसे कहा था इस स्थिति को सी में ट्रू बुलाते हैं और सी में ट्रू का जवाब हमेशा 1 होता है। और अगर इनकी वैल्यू बराबर नहीं हुई तो क्या डिस्कस हुआ था हमारा पॉइंट, अगर इनकी वैल्यू आपस में बराबर नहीं हुई तो इस स्थिति को सी में हम लोग फॉल्स बुलाते हैं और फॉल्स को सी में हमेशा रिप्रेजेंट करा जाता है विद 0। फॉल्स को सी में हमेशा रिप्रेजेंट करा जाता है विद 0, करेक्ट। तो अगर मेरे पास ए है जिसमें 10 है, अगर मेरे पास बी है जिसमें 7 है और मैंने कंपाइलर से कहा है ए डबल इक्वल टू बी, तो कंपाइलर चेक करेगा कि क्या 10 और 7 बराबर हैं। आप बताइए क्या बराबर हैं, नहीं है। क्योंकि 10 और 7 बराबर नहीं है तो इस पूरे कंपैरिजन का रिजल्ट हमें फिलहाल 0 मिलेगा। तो अगर हम एक इंटीजर c ले लें और यहाँ कहें c इक्वल टू ए डबल इक्वल टू बी, तो हम देखेंगे ये 0 c में असाइन हो जाएगा। हम देखेंगे ये 0 c वेरिएबल में हो जाएगा असाइन। इसके बाद अगर हम लोग प्रिंटफ से प्रिंट करवाएं ए बी सी तीनों को, बताइए क्या आंसर आएगा। अगर ए बी सी तीनों को डिस्प्ले करवाया जाए तो कितना कितना आंसर आएगा ए बी और सी का। ए अभी भी रहेगा 10, बी अभी भी रहेगा 7, सी के अंदर आएगा 0। यहां तक डिस्कस हो गया था, बताइए, है ना, यहां तक अपन डिस्कस कर चुके थे। अब आगे का पॉइंट सुनिए। अब याद रखिएगा सिर्फ डबल इक्वल टू ही नहीं, अगर आप रिलेशनल कैटेगरी के किसी भी ऑपरेटर को यूज करते हैं, गौर करिए, जैसे आपने ग्रेटर देन यूज करा या आपने लेस देन यूज करा, राइट, तो इनका जवाब भी याद रखिएगा 0 और 1 में आएगा। इनका जवाब भी याद रखिएगा 0 और 1 में आएगा। तो अब आप मुझे बताइए क्या 10 7 से बड़ा है, क्या 10 7 से बड़ा है, बिल्कुल। तो अगर आप अब ए बी सी को प्रिंट करेंगे इस एग्जाम्पल में तो आपको ए की वैल्यू 10, बी की वैल्यू 7 और सी की वैल्यू मिलेगी 1, क्योंकि 10 ग्रेटर देन 7 दिस इज अ ट्रू कंडीशन। बिकॉज इट इज अ ट्रू कंडीशन आंसर हमको मिल जाएगा 1, ठीक है। ऐसे ही मुझे बताइए क्या 10 7 से छोटा है, नहीं है। तो इस स्थिति में जब आप प्रिंट करेंगे सी वेरिएबल को तो सी की वैल्यू आपको मिलेगी 0। ए बी अपनी वैल्यू पे फिक्स रहेंगे विच आर 10 एंड 7। इसका मतलब वन थिंग इज फॉर श्योर, वन थिंग इज फॉर श्योर, ये जितने भी ऑपरेटर्स आपको दिख रहे हैं ये हमेशा आंसर रिटर्न करते हैं ट्रू या फॉल्स में। दे ऑलवेज रिटर्न ट्रू रिप्रेजेंटेड एज 1 और फॉल्स रिप्रेजेंटेड एज 0। समझ आया। और मैंने उस दिन भी कहा था इनकी जरूरत आपको मिलेगी पड़ेगी अगले वीक जब आप सी में
नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है इफ एल्स। जब ये टॉपिक स्टार्ट होगा तब क्लैरिटी मिलेगी आपको कि इन ऑपरेटर्स को यूज करते कहाँ। समझ आया? आगे बढ़ूं? ठीक है, अब सुनिए अगली जरूरी बात। मैं आपको एक कोड लिख के दे रहा हूं, आप मुझे इस कोड का आउटपुट बताने की कोशिश कीजिए। अगला पॉइंट इस डिस्कशन से हमारा कनेक्टेड है। कोड है इंटीजर a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 7, c, और मैंने लिख दिया है c इक्वल टू a इक्वल टू b। फिर मैंने तीनों को प्रिंट कराया। कैन यू टेल मी ये कोड क्या करेगा? लगाइए दिमाग। चंद्रकांत 0 आएगा 10 ग्रेटर देन 10। 10 10 से बड़ा कहाँ होता है? नहीं होता ना। चलिए अब समझिए ध्यान से यहां पर क्या हो रहा है। वॉच केयरफुली। सबसे पहली बात, अगर मैं आपसे पूछूं ये एक्सप्रेशन में नया क्या है, तो आप गौर से देखिए तो आपको दिखेगा वी आर यूजिंग असाइनमेंट ऑपरेटर मल्टीपल टाइम्स। यही हो रहा है ना इसमें। अपन असाइनमेंट ऑपरेटर को मल्टीपल टाइम्स यूज कर रहे हैं। ठीक है, जब हम ऐसा करते हैं तो याद रखिएगा ऐसी एक्सप्रेशंस को अपन बुलाते हैं मल्टी असाइनमेंट एक्सप्रेशंस। ऐसी एक्सप्रेशंस को सी लैंग्वेज में बुलाया जाता है मल्टी असाइनमेंट एक्सप्रेशन। रिमेंबर दिस टर्म। और ये भी याद रखिएगा कि ये एक्सप्रेशंस हमेशा पढ़ी जाती हैं लेफ्ट टू राइट, इन्हें प्रोनाउंस करते हैं लेफ्ट टू राइट, बट ये सॉल्व होती हैं, बट दे आर सॉल्व राइट टू लेफ्ट। ये सॉल्व होती हैं इन द ऑर्डर राइट टू लेफ्ट। राइट, तो आप इसे पढ़ेंगे c इक्वल टू a इक्वल टू b, बट कंपाइलर समझेगा आप उसको कह रहे हैं b की वैल्यू उठाओ और a और c दोनों में असाइन कर दो। नाउ टेल मी व्हाट इज b। b में कितना है? 7 है, तो b की वैल्यू चली जाएगी a में, a भी 7 हो जाएगा, c भी 7 हो जाएगा, और b तो 7 है। एवरीवन इज क्लियर विद दिस? तो सी लैंग्वेज हमें परमिट करती है कि हम एक सिंगल एक्सप्रेशन में असाइनमेंट मल्टीपल टाइम्स लगाएं, और जब हम ऐसा करते हैं कंपाइलर एक्सप्रेशन को सॉल्व करता है राइट टू लेफ्ट ऑर्डर में। समझ रहे हैं मेरी बात? चेंज करूं, आगे बढ़ें? ठीक है, तो अब मुझे बताइए, सपोज वी वांट टू असाइन same value in 5 variables. For example, we have 5 variables called A, B, C, D, E, and we want to assign 10 in all of them. So, in how many ways can we do this? Tell me. हम ये काम कितने तरीकों से कर सकते हैं सी लैंग्वेज में? क्या जवाब है आपके पास इस सवाल का? वेरी गुड। ये काम आप सी में दो तरह से कर सकते हैं। दिस कैन बी डन इन 2 ways, राइट? पहला तरीका नोटिस कीजिए, प्रोग्रामर पांचों वेरिएबल ले और 1 by 1 पांचों में 10 असाइन करें। a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 10, c इक्वल टू 10, d इक्वल टू 10, e इक्वल टू 10। बट आप मानते हैं ये चलेगा
बट दिस इज वेस्टेज ऑफ टाइम एंड एफर्ट. एग्री करते हैं? ऑल्दो इट विल वर्क, but it is wastage of time and effort, है ना? तो इसका दूसरा सिंपल तरीका क्या है? इफ आई एम हैविंग दीज 5 वेरिएबल्स, व्हाट इज द सिंपलेस्ट वे कि मैं सब में 10 असाइन कर सकूं? A, B, C, D, E. I can simply say A equal to B equal to C equal to D equal to E equal to 10. राइट? कंपाइलर इसे इस ऑर्डर में पढ़ेगा और सब के अंदर 10 करता जाएगा असाइन. मानते हैं? समझ आ रहा? क्लियर हो रहा है? कोई इशू, कोई डाउट, कोई क्वेरी? बढ़ूं आगे? ठीक है. तो अब जरा इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है. इंटीजर a, b, c, d, e, और मैंने लिख दिया a इक्वल टू b इक्वल टू c इक्वल टू d इक्वल टू 10 इक्वल टू e. बताइए, according to you, when this line will run, what will happen? शाबाश. अगर आपने ऐसे लिख दिया तो गौर कीजिएगा, कंपाइलर कंपाइल भी नहीं करेगा और जनरेट कर देगा सिंटैक्स एरर. राइट? सवाल आता है क्यों एरर आई? जवाब इसका यह है कि अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करें तो हमने 10 को असाइनमेंट के लेफ्ट पे रखा हुआ है. अगर आप गौर से पढ़ें तो जब कंपाइलर 10 इक्वल टू ई पढ़ेगा तो इसका मतलब है ई की वैल्यू 10 में असाइन कर दो. अब आप मुझे बताइए 10 क्या है? डोंट यू थिंक 10 इज अ कांस्टेंट? डोंट यू थिंक 10 इज अ कांस्टेंट? एंड हाउ कैन वी असाइन एनीथिंग टू अ कांस्टेंट? हम किसी कांस्टेंट को कैसे कुछ असाइन कर सकते हैं? इसलिए सी इस पे दे देगी एरर. यानी असाइनमेंट ऑपरेटर का सी में एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रूल है. असाइनमेंट ऑपरेटर हैज एन इंपॉर्टेंट रूल विच वी मस्ट फॉलो. आपको हर हाल में ये रूल फॉलो करना पड़ेगा. बताइए रूल क्या है? द रूल इज दैट on LHS of assignment operator, we can only put variables. आप सिर्फ असाइनमेंट के लेफ्ट पे वेरिएबल्स रख सकते हैं एंड नथिंग एल्स. आप कभी इसके लेफ्ट हैंड साइड पे अदर देन वेरिएबल कुछ नहीं रखेंगे तो कंपाइलर दे देगा एरर. एवरीवन इज अंडरस्टैंडिंग दिस? समझ रहे हैं सब लोग इस बात को? असाइनमेंट का लेफ्ट बड़ा ही सेंसिटिव होता है, बड़ा ही क्रूशियल होता है, और असाइनमेंट कहता है मेरे लेफ्ट पे वेरिएबल के अलावा कुछ भी आया तो कोड कंपाइल भी नहीं मैं होने दूंगा. समझ आ रहा है सबको? अब इसी से कनेक्टेड है हमारा अगला पॉइंट. अगेन गेस द आउटपुट. 10 is equal to 11, 10 is equal to 10, 10 double equals to 11, 10 double equals to 10. क्या कहना चाहेंगे आप?
फटाफट. What about the first line? 10 is equals to 11. Syntax error. How can we assign 11 on 10? सेकेंड पे बिगनर्स कंफ्यूज होते हैं और बहुत सारे बिगनर्स को लगता है सर ये तो चलेगा, 10 इक्वल टू 10 तो सही है, क्योंकि अपन 10 को चेंज कहाँ कर रहे हैं. कंपाइलर ये नहीं देख रहा है आप 10 में क्या डाल रहे हैं, वो सिर्फ ये देख रहा है कि आप 10 में कुछ डाल रहे हैं. 10 अपने आप में कांस्टेंट है और कांस्टेंट असाइनमेंट के लेफ्ट पे अलाउ नहीं है. कांस्टेंट्स नॉट अलाउड ऑन LHS. समझ रहे हैं ना? समझ आ रहा है पहले दो एरर क्यों हैं? एंड व्हाट अबाउट द नेक्स्ट टू? व्हाट अबाउट द नेक्स्ट टू? दे आर परफेक्टली वैलिड. करेक्ट. इस 10 इक्वल टू 11 का रिजल्ट 0 आएगा. 10 डबल इक्वल टू 10 का रिजल्ट 1 आएगा. यानी डबल इक्वल टू को लेफ्ट हैंड साइड पे कॉन्स्टेंट्स के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सिंगल इक्वल टू को लेफ्ट हैंड साइड पे कॉन्स्टेंट्स के साथ बहुत प्रॉब्लम है. समझ आ रहा है? चलिए अब आपका पुराने लेक्चर्स मिलाकर और आज का लेक्चर मिलाकर एक छोटा सा टेस्ट. ठीक है, आपके सामने मैं कुछ स्टेटमेंट्स लिखूंगा, उनमें से कुछ चलेंगे कुछ नहीं चलेंगे. जो चलेंगे मुझे उनके आप आंसर देंगे, जो नहीं चलेंगे उनका मुझे आप रीजन बताएंगे. स्टार्ट करें? शैल वी स्टार्ट? चलिए देखिए ध्यान से. सिनेरियो क्या है? सिनेरियो है हमारे पास एक इंटीजर a है जिसमें 10 है, एक b है जिसमें 10 है और एक c है. मैं c को लेकर अलग अलग लाइनें लिखूंगा. आपको बताना है कौन सी सही है कौन सी गलत है, कौन सी चलेगी और कौन सी नहीं चलेगी. ठीक है, तो मैंने पहली लाइन लिखी c इक्वल टू a इक्वल टू b. दूसरी लाइन लिखी c इक्वल टू a डबल इक्वल टू b. तीसरी लाइन मैंने लिखी c इक्वल टू a डबल इक्वल टू सिंगल कोट में b. चौथी लाइन मैंने लिखी c इक्वल टू a इक्वल टू सिंगल कोट में b. पांचवी लाइन मैंने लिखी c इक्वल टू सिंगल कोट में a डबल इक्वल टू सिंगल कोट में b. छठी लाइन मैंने लिखी c इक्वल टू सिंगल कोट में a इज इक्वल टू सिंगल कोट में b. सातवीं लाइन मैंने लिखी c इज इक्वल टू सिंगल कोट में a इज इक्वल टू b. इतने सारे स्टेटमेंट्स मैंने लिखे हैं. आप मुझे अपने व्यूज इनके बारे में दीजिए. कौन सा आपके हिसाब से चलेगा, कौन सा आपके हिसाब से नहीं चलेगा, और जो नहीं चलेंगे उनके रीजन भी चाहिए. बताइए. स्टार्ट करते हैं सबसे पहले से. विल दिस वर्क? टेल मी. चलेगा? बिल्कुल चलेगा. क्या आएगा सी में? सी में क्या आएगा? शाबाश, सी में आएगा 10. क्योंकि ये है मल्टी असाइनमेंट. सेकंड वाले में क्या होगा? सेकंड वाले में 10 डबल इक्वल टू 10 का कंपैरिजन होगा. इस पूरे कंपैरिजन का रिजल्ट 1 आएगा. सी में असाइन 1 हो जाएगा. तो ये भी बिल्कुल वैलिड है. ठीक है. थर्ड में क्या होगा? बताइए जल्दी. थर्ड इज वेरी क्रूशियल. थर्ड में क्या होगा? थर्ड में ए की जगह पिक करा जाएगा 10, बी की जगह पिक करा जाएगा 98. याद आया आपको? इस बी में और इस बी में फर्क है. आर दीज बीज डिफरेंट? यस. दिस इज वेरिएबल बी. दिस इज वेरिएबल बी. यहां बी एक वेरिएबल है. एंड दिस इज, ये कौन सा बी है? कैरेक्टर कांस्टेंट बी. ये कैरेक्टर कांस्टेंट बी है एंड विल बी रिप्लेस्ड विद इट्स ASCII वैल्यू.
and will be replaced with its ASCII value. कितनी होती है स्मॉल b की ASCII? 98. तो कंपैरिजन होगा 10 और 98 के बीच में. आप बताइए क्या 10 और 98 बराबर हैं? नहीं है ना, तो इसका रिजल्ट आएगा 0. तो योर C वेरिएबल विल होल्ड 0. हालांकि टेक्निकली वैलिड ये भी है, चलेगा ये स्टेटमेंट भी. समझ आया? चौथे में बताइए क्या होगा. वेरी गुड. चौथा 98 असाइन कर देगा सभी को, तो अल्टीमेटली C वेरिएबल के अंदर आएगा 98. पांचवे पे क्या होगा? जल्दी जल्दी, पांचवे पे क्या होगा? इट्स 97 गेटिंग कंपेयर्ड विद 98. चलेगा ये भी, लेकिन इस कंपैरिजन का रिजल्ट C वेरिएबल के अंदर 0 आएगा. हालांकि इसमें भी कंपाइलर को चलाने में कोई दिक्कत नहीं है. सिक्स्थ में क्या होगा? सिंगल कोट नहीं दोनों. हाँ, सिक्स में क्या होगा? वेरी गुड. कंपाइल भी नहीं होगा. क्यों नहीं कंपाइल होगा? क्योंकि सोचिए कंपाइलर के लिए बन रहा है C इक्वल टू 97 इक्वल टू 98. अगेन गौर करिए, LHS पे कांस्टेंट आ गया है एंड कांस्टेंट नॉट अलाउड. समझ आ रहा है? तो प्रॉब्लम किसके कारण है? B के कारण. प्रॉब्लम किसके कारण है? B के कारण के A के कारण? प्रॉब्लम इज बिकॉज ऑफ A. B ने कोई प्रॉब्लम नहीं करी है, प्रॉब्लम कर रहा है A गलत जगह पर है, असाइनमेंट के लेफ्ट हैंड साइड पे. और आपको याद होगा A कैसा कांस्टेंट है? कैरेक्टर कांस्टेंट. कैसा भी कांस्टेंट हो, वो असाइनमेंट के लेफ्ट पे अलाउड ही नहीं है. ठीक है. सातवें में नहीं चलेगा. सेम प्रॉब्लम एज प्रीवियस. जो पिछले कोड में प्रॉब्लम है बिल्कुल वही इसमें भी है. बताएं, समझ रहे हैं मेरी बात? ठीक है. देन अगला डाउट आता है रिगार्डिंग डबल इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू. इनके बारे में भी याद रखिएगा, बहुत ही सिंपल डिफरेंस है. डबल इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू आर लॉजिकल ऑपोजिट्स ऑफ ईच अदर. एक दूसरे के लॉजिकल ऑपोजिट हैं ये दोनों. ठीक. लॉजिकल ऑपोजिट का मतलब समझ रहे हैं? लॉजिकल ऑपोजिट का मतलब समझ रहे हैं? इसका मतलब है दैट इज wherever double equal to will give 1, there not equal to will give 0 and vice versa. समझ आ रहा है? एग्जाम्पल से समझाता हूं. देखिए, मैंने कहा इंटीजर a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 10, कॉमा c कॉमा d, और इंटीजर a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 7, कॉमा c कॉमा d. यहां मैंने कहा c इक्वल टू a डबल इक्वल टू b. यहां मैंने कहा d इक्वल टू a नॉट इक्वल टू. यहां भी कुछ ऐसा ही कहा, c इक्वल टू a डबल इक्वल टू b, d इक्वल टू a नॉट इक्वल टू b. और प्रिंटफ से सबको मैंने प्रिंट करा a b c d, a b c d. और यहां भी प्रिंटफ से सबको प्रिंट करवाया.
ABCD। तो बताइए जरा किसका जवाब क्या आने वाला है, दीजिए चैट पे आंसर। बताइए क्या 10 10 के बराबर है, फटाफट, क्या 10 10 के बराबर है। तो सी वेरिएबल के अंदर आंसर आएगा 1। ठीक है, 10 10 के बराबर नहीं है, ये ट्रू है कि फॉल्स है, 10 10 के बराबर नहीं है, फॉल्स है, तो डी में 0 आएगा। इधर चेक करिए, 10 7 के बराबर है, नहीं है, तो सी में आंसर 0 आएगा। और 10 7 के बराबर नहीं है, क्या ये ट्रू है, तो डी में आंसर 1 आएगा। यही मैंने आपसे कहा, ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल लॉजिकल ऑपोजिट्स हैं। समझ आया? चलें आगे। अब आइए ऑपरेटर्स में लास्ट कैटेगरी के ऑपरेटर्स, एंड दे आर लॉजिकल ऑपरेटर्स। ठीक है, लॉजिकल में सी आपको 3 ऑपरेटर्स देती है। एक है डबल एम्परसेंड जो कहलाता है लॉजिकल एंड ऑपरेटर, लॉजिकल एंड ऑपरेटर। देन सी आपको प्रोवाइड करती है 2 वर्टिकल बार, ये कहलाते हैं लॉजिकल और ऑपरेटर। क्लियर? और तीसरा कहलाता है एक्सक्लेमेशन मार्क, है सिर्फ एक्सक्लेमेशन मार्क, और ये कहलाता है लॉजिकल नॉट ऑपरेटर। ठीक है, अब जो तीसरा वाला है लॉजिकल नॉट, वो मैं डिस्कस करूंगा आपसे आने वाले दिनों में, अभी इसका यूज समझ ही नहीं आएगा। अभी फिलहाल हम शुरू के 2 डिस्कस करते हैं, लॉजिकल एंड और लॉजिकल और। समझ आया? स्टार्ट करूं? अब इनका बिहेवियर समझने के लिए मुझे बताइए, मैथ्स के अंदर ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, इन मैथ्स डज दिस लाइन मेक एनी सेंस? जो मैं नीचे लाइन लिख रहा हूं, आप बताइए क्या मैथ्स में इसका कुछ सेंस है? 0 लेस देन इक्वल टू n लेस देन इक्वल टू 10, टेल मी, क्या इस लाइन का मैथ्स में कुछ मीनिंग होता है, कुछ मतलब होता है, हाँ कि ना? यस, ये बिल्कुल वैलिड लाइन है मैथ्स में, और आप सबको पता है इट मीन्स n इज बिटवीन 0 एंड 10। यही मतलब है ना इसका मैथ्स में, n 0 और 10 के बीच में कहीं आ रहा है, राइट? बट याद रखिएगा इन प्रोग्रामिंग कौन सी? सी प्रोग्रामिंग, सच लाइन्स आर नॉनसेंस। ध्यान दीजिएगा, मैंने एरर नहीं बोला है, मैंने नॉनसेंस बोला है। अभी समझाता हूं मैं आपको 5 मिनट में नॉनसेंस का मतलब क्या है। अभी बस इतना समझ लीजिए, जो मैथ्स कह रही है वो सी इस लाइन पे नहीं करती। सी नहीं मानती कि इस लाइन का मतलब है 0 और 10 के बीच में n आ रहा है। सी इसका कुछ और ही मतलब अपने लेवल पे निकालती है। तो सी लैंग्वेज ये कहती है कि अगर आपको मल्टीपल कंडीशंस यूज करनी है, क्या यहां मल्टीपल कंडीशंस हैं? बताइए, क्या यहां पर 2 कंडीशन है, 0 लेस देन n लेस देन 10 है? तो जब आपको सी में मल्टीपल कंडीशंस यूज करनी है, आप हमेशा इन मल्टीपल कंडीशंस के बीच में, कंडीशन 1 और कंडीशन 2 के बीच में या तो लगाएंगे एंड और या तो लगाएंगे
याद रखिएगा, ये सी लैंग्वेज का रूल है, ठीक। मल्टीपल कंडीशंस, या आप कंडीशन वर्ड ना समझ पा रहे हो तो आप रिलेशनल ऑपरेटर्स ले लें। मल्टीपल रिलेशनल ऑपरेटर्स should always be used along with logical operators। अगर आप एक से ज्यादा रिलेशनल ऑपरेटर एक ही लाइन में लगा रहे हैं तो इट्स कंपल्सरी कि आप उनको स्प्लिट करके या तो उनके बीच में फिट करें एंड, और या तो उनके बीच में फिट करें और। सब लोग मेरी बात समझ रहे हैं? सब लोग मेरी बात समझ रहे हैं? ठीक है। अब एंड का बिहेवियर और का बिहेवियर क्या होता है वो भी सुन लीजिए। एंड और का बिहेवियर क्या होता है वो भी सुन लीजिए। बिहेवियर ऑफ एंड, ठीक है। एंड ये कह रहा है, सरिता कोई डाउट है आपको? सरिता कोई क्वेश्चन है? बोलिए, पूछिए। मैं अनम्यूट कर रहा हूं सरिता आपको, आप पूछें क्या डाउट है। बोलिए सरिता। हेलो सर, वो दोनों में डिफरेंस समझ नहीं आया। किन दोनों में? सर वो दोनों ऑपरेटर्स जो हैं तो एंड मैंने एंड कहाँ और समझाया? अभी कहाँ समझाया मैंने डिफरेंस? अब सर समझा रहा ये हूँ। जो आपने मल्टीपल रिलेशनल ऑपरेटर्स बताया ये। हाँ, तो मैंने कहा आप अगर सी में ऐसे लिखेंगे ए लेस देन बी लेस देन सी तो ये गलत है, नॉनसेंस यस है ये। बस मैंने अभी इतना ही कहा है, ये ऐसे नहीं लिखना है। या तो लिखा जाएगा ए लेस देन बी और बी लेस देन सी, या लिखा जाएगा ए लेस देन बी एंड बी लेस देन सी। अब इन दोनों में क्या अंतर है वो अभी बता रहा हूं मैं आपको। मीन्स सर अगर इनको बीच में लगा दिया जाए तो ऐसे यूज कर सकते हैं। बस इतना ही मानिए अभी। ओके अगर सर। आप एक से ज्यादा रिलेशनल ऑपरेटर एक साथ लिखते हैं तो उन्हें जोड़ने के लिए, कंबाइन करने के लिए लॉजिकल ऑपरेटर का होना जरूरी है। ओके सर, थैंक यू। वेलकम। अब सुनिए एंड और के बीच का डिफरेंस क्या है, ठीक है। एंड ये कहता है, लिसन केयरफुली, एंड ये कहता है अगर एक कंडीशन का आंसर 1 आता है, अगर एक कंडीशन का आंसर 1 आता है और दूसरी का भी आंसर 1 आता है तो ओवरऑल आंसर 1 होगा। 1 का मतलब क्या होता है जल्दी बताइए? 1 का मतलब ट्रू होता है। तो अगर दोनों का रिजल्ट ट्रू है तो एंड का भी रिजल्ट ट्रू होगा। आप इसको 1 की जगह ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर एक ट्रू है दूसरा भी ट्रू है तो एंड का रिजल्ट हमेशा ट्रू होगा। इसके अलावा अगर कुछ भी हुआ तो एंड का रिजल्ट फॉल्स होगा। अब जरा बुद्धि लगाइए, इसके अलावा क्या क्या हो सकता है? आप मानते हैं ये हो सकता है एक 1 और एक 0 हो तो रिजल्ट 0 आएगा। 1 0 को ट्रू फॉल्स में लिखूं तो एक ट्रू है दूसरा वाला फॉल्स है तो अपन को फॉल्स मिलेगा, ठीक है। दूसरा केस क्या बनेगा? पहला वाला फॉल्स है दूसरा वाला ट्रू है तो भी अपन को फॉल्स मिलेगा। फॉल्स एंडेड विथ ट्रू विल गिव अस फॉल्स। और चौथा केस क्या बनेगा जल्दी बताइए? चौथा केस क्या बनेगा? दोनों के दोनों 0, दोनों के दोनों 0 हुए तो ऑब्वियस ही बात है आपको रिजल्ट 0 ही मिलेगा, ठीक है। अभी मैं एग्जांपल से क्लैरिफाई करता हूं। अभी आप बस इस टेबल को ध्यान से समझने की कोशिश करें कि एंड किस तरीके से रिजल्ट्स देता है। सबसे पहली बात याद रखिएगा, एंड का भी रिजल्ट हमेशा ट्रू फॉल्स यानी 1 0 में आएगा। याद रहेगा, एंड का भी रिजल्ट हमेशा ट्रू फॉल्स यानी 1 0 में आएगा, ठीक है। अब और के बारे में बात करते हैं। अगर आपने और लगाया तो और का मानना है अगर एक का भी रिजल्ट ट्रू होगा
अगर एक का भी रिजल्ट ट्रू होगा तो और का रिजल्ट ट्रू होगा, अगर एक का भी रिजल्ट ट्रू होगा तो और का भी रिजल्ट ट्रू होगा। तो बताइए अगर एक 1 है एक 0 है तो और क्या देगा? अगर एक 1 एक 0 है तो और क्या देगा? गुड। एक ट्रू है एक फॉल्स है तो और ट्रू देगा, राइट? ऐसे ही गेस करिए, अगर एक 0 है और एक 1 है, पहला 0 दूसरा 1, तो भी और आपको 1 देगा। यानी पहला फॉल्स और दूसरा ट्रू, तो भी और आपको ट्रू देगा। तो और फॉल्स कब देगा? और फॉल्स कब देगा? एक ही केस में, जब दोनों फॉल्स हुए। ठीक है, एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल लेता हूं तो और आपको समझ में आएंगी चीजें। इमेजिन करिए a की वैल्यू 10, b की वैल्यू 5, c की वैल्यू 15 है और मैंने d वेरिएबल लिया है और मैंने कहा है d इज इक्वल्स टू a ग्रेटर देन b एंड b ग्रेटर देन c। तब क्या होगा? और अगर मैं कहता हूं d इक्वल टू a ग्रेटर देन b और b ग्रेटर देन c, तब क्या होगा? बताइए ध्यान से। सबसे पहला वाला केस हैंडल करिए, a ग्रेटर देन b। क्या a b से बड़ा है? जल्दी जवाब दें, क्या a b से बड़ा है? जस्ट अ मोमेंट, सेकंड वाली को मैं अलग लिख देता हूं तो कंफ्यूजन नहीं है। हाँ जी, आ जाइए सॉल्व करने। अब क्या a b से बड़ा है? बिल्कुल है, तो इसका रिजल्ट अपने आप में 1 आएगा क्योंकि 10 5 से बड़ा है। अब आप बताइए क्या 5 15 से बड़ा है? क्या 5 15 से बड़ा है? नहीं है, तो इसका रिजल्ट 0 आएगा। और बीच में लगा क्या है? एंड। क्या पढ़ा आपने अभी अभी? एक 1 हो एक 0 हो, एंड क्या देता है? 0 देता है। यानी इस पूरे का रिजल्ट अपने आप में आपको मिलेगा 0। और बात भी सही है ना, अगर आप इसको कॉन्सेप्चुअली समझें तो 10 5 से बड़ा है और 5 15 से बड़ा है। ये स्टेटमेंट ओवरऑल गलत है ना? ये स्टेटमेंट ओवरऑल गलत है ना? इसमें एक ही कंडीशन ट्रू है ना, दूसरी कहां ट्रू है? और एंड तो कहता है मैं ओवरऑल ट्रू तब मानूंगा जब दोनों ट्रू हो। तो यहां सी आपको ये बता रही है कि दोनों स्टेटमेंट कंबाइंड फॉर्म पे ट्रू नहीं है, इसलिए ओवरऑल रिजल्ट फॉल्स है। इधर चेक करिए, क्या ए बी से बड़ा है? राइट, क्योंकि 10 5 से बड़ा है। क्या 5 15 से बड़ा है? नहीं है, इनके बीच में लगा हुआ है और। क्या एक ट्रू और एक फॉल्स पे और ट्रू देता है? तो आपके इस डी वेरिएबल में वैल्यू 1 आ जाएगी। समझ आया? ठीक है, अब दिमाग में डाउट आएगा ये सब लगेंगे कहां, इनको यूज कहां करेंगे? अगेन मैं बता दूं, इनको यूज करेंगे आप इफ एल्स के साथ, जब आपको मल्टीपल कंडीशंस पे अलग अलग एक्शंस लेने हो। जब आपको मल्टीपल कंडीशंस पे अलग अलग एक्शंस लेने हो, जैसे मैं आपसे कहता हूं यूजर से फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के मार्क्स लीजिए। सुनिएगा ध्यान से, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के मार्क्स लीजिए, सभी में अगर 60 से ज्यादा हैं, सभी में अगर 60 से ज्यादा हैं तो फर्स्ट डिवीजन दीजिए। अब मुझे बताइए, सभी में 60 से ज्यादा हैं, इसके लिए 3 कंडीशंस लगेंगी। फिजिक्स ग्रेटर देन 60, केमिस्ट्री ग्रेटर देन 60, मैथ्स ग्रेटर देन 60। 3 कंडीशंस हो गई। और मैंने आपसे अभी अभी क्या कहा 5 मिनट पहले, कि अगर मल्टीपल रिलेशनल ऑपरेटर्स लगेंगे तो आपको हर हाल में यूज करना पड़ेगा लॉजिकल ऑपरेटर। राइट, अब बताइए इस स्थिति में और आएगा कि एंड आएगा? अगर हम ये कहना चाह रहे हैं सभी में 60 से ज्यादा हो तो एंड आएगा। हम ये चेक करना चाह रहे हैं सब के सब अगर ट्रू हैं तो फर्स्ट डिवीजन दो। और अगर मैं आपसे कहता हूं एक में भी 60 से ज्यादा है तो आप फर्स्ट डिवीजन दे दो, तो उस केस में आप तीनों कंडीशन के बीच में लगाएंगे और ऑपरेटर। अभी भी अगर आपको लग रहा है सर मुझे नहीं समझ में आ रहा, कोई बात नहीं, आप एक वीक रुकिए, आने दीजिए इफ एल्स, अपने आप समझ में आएगा आपको कहां लगाना है एंड और कहां लगाना है और। आज बस एक चीज सीख के जाना है, क्या? कि मल्टीपल रिलेशनल ऑपरेटर्स अगर लगाए जाएं, मल्टीपल रिलेशनल ऑपरेटर अगर लगाए जाएं तो उसके बीच में जरूर लगाया जाएगा लॉजिकल ऑपरेटर।
दो सही एक गलत हो और बीच में क्या लगा हुआ है चंद्रकांत, एंड के और, मतलब आप 3 कंडीशन की बात कर रहे हैं ना, क्यों चंद्रकांत? तो क्या लगा है, एंड के और, अगर एंड लगा है सबके बीच में तो ओवरऑल आंसर 0 आएगा, और लगा है सबके बीच में तो ओवरऑल आंसर 1 आएगा। क्लियर? हाँ, दोनों साथ में भी यूज हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं दोनों साथ में यूज, वो सब हम लोग इफ एल्स में देखेंगे। आने दीजिए वो सिचुएशन, तब ज्यादा बेटर समझ पाएंगे। अभी सिर्फ इमेजिनेशन ही कर सकते हैं अपन। ठीक है, चलूं आगे। ठीक, आप देखिए मैं आपको नॉनसेंस वर्ड क्यों बोल रहा था। आपने अगर ध्यान से सुना हो तो मैंने एक वर्ड यूज करा कि अगर आप सी में इस तरीके से लिखते हैं तो ये नॉनसेंस बिहेवियर देगा। नाउ लेट्स डिस्कस व्हाट इज दिस नॉनसेंस। नॉनसेंस इज नॉट सिंटेक्स एरर, नॉनसेंस इज नॉट सिंटेक्स एरर, इट इज समथिंग डिफरेंट। अब ये नॉनसेंस क्या है ये समझने के लिए इस सिनेरियो को समझिए और आउटपुट बताने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन है a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 10, c इज इक्वल टू 10 और एक लिया है मैंने d। सबसे पहले बताइए a b c सब आपस में बराबर हैं? बताओ, a b c सब के सब आपस में बराबर हैं, है ना? तो अगर मैं कंपाइलर से कहता हूं, सोचिए, अगर मैं कंपाइलर से कहता हूं d इज इक्वल टू a डबल इक्वल टू b डबल इक्वल टू c और ये लाइन बिल्कुल सेंसिबली काम करती है तो आंसर 1 आना चाहिए। ये लाइन अगर सेंसिबली काम करती है तो जब हम d को प्रिंट करेंगे तो आंसर 1 आना चाहिए कि नहीं? आना चाहिए ना, लेकिन आंसर 0 आएगा। आंसर 0 आएगा। क्यों आएगा 0? समझिए, कंपाइलर सबसे पहले कंपेयर करेगा 10 डबल इक्वल टू 10 को। ध्यान से देखना, सबसे पहले वो चेक करेगा 10 डबल इक्वल टू 10। आप मुझे बताइए क्या 10 10 के बराबर है? जल्दी बताइए, क्या 10 10 के बराबर है ना? तो इस 10 डबल इक्वल टू 10 का रिजल्ट, इस 10 डबल इक्वल टू 10 का रिजल्ट आएगा 1। अब इस 1 का उठाकर कंपैरिजन कर दिया जाएगा c की वैल्यू के साथ। क्या 1 और 10 बराबर हैं? नहीं है, तो ओवरऑल रिजल्ट d में आपको 0 मिलेगा। तो जब आप इस d वेरिएबल को प्रिंट करेंगे आप देखेंगे आउटपुट आपको स्क्रीन पे 0 मिलेगा। इसका मतलब यही हुआ ना कि c मान रही है तीनों 10 बराबर नहीं है, यही मतलब निकला ना इसका। 10 10 10 बराबर नहीं है, जबकि सोचिए 10 10 10 बराबर हैं कि नहीं है? होने चाहिए ना। अब इसका सेंसिबल वर्जन देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ये नॉनसेंस बिहेवियर था। दिस इज कॉल्ड नॉनसेंस बिहेवियर। सी अपने तरीके से चीजों को हैंडल कर रही है, जबकि हम सोच रहे थे कॉन्सेप्चुअली तो ये तीनों बराबर है तो आंसर बनाना चाहिए। ठीक है, अब इसका सेंसिबल बिहेवियर देखिए। यही चीज अगर सही ढंग से लिखी जाएगी तो कैसे लिखी जाएगी? तो इसका जवाब है ये लिखी जाएगी ऐसे, d इज इक्वल टू a डबल इक्वल टू b एंड b डबल इक्वल टू c। आप कंपाइलर से बोल रहे हैं a डबल इक्वल टू b और b डबल इक्वल टू c को चेक करो, करेक्ट? तो अब अगर आप चेकिंग करें तो a की वैल्यू कितनी है? 10 है, तो ये बनेगा 10 डबल इक्वल टू 10। कितना आएगा 10 डबल इक्वल टू 10 का आंसर? 1 आएगा। ठीक है, ऐसे ही ये दोनों चेक होंगे, 10 डबल इक्वल टू 10। इस कंपैरिजन का भी आंसर गौर करिए 1 आएगा। बीच में लगा हुआ है एंड, दोनों तरफ 1 है तो ओवरऑल रिजल्ट 1 ही आएगा ना। तो जब आप इस d वेरिएबल को डिस्प्ले करोगे तो आपको कंपाइलर इसकी वैल्यू 1 दिखाएगा। बताइए, समझ रहे हैं?
समझ आया नॉनसेंस और सेंसिबल के बीच का फर्क? गौरव, उसका रीजन अभी समझ में आएगा, अभी उसके रीजन पे आता हूं मैं। इतना क्लियर हो गया? पहले ए और बी कंपेयर होंगे, फिर बी और सी कंपेयर होंगे। शिवम, बता रहा हूं मैं उसका रीजन क्या है। यहां क्लियर हो गया? अभी आगे बढ़ू? ठीक, अब लीजिए लास्ट थ्योरेटिकल टॉपिक, प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी ऑफ ऑपरेटर्स। प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी ऑफ ऑपरेटर्स। ठीक है, समझिएगा आप ध्यान से। मुझे बताइए सी मैथ्स में, सबसे पहले मैथ्स की बात करते हैं। अगर मैं कहता हूं a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई सी, तो जब आप इस a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई सी को सॉल्व करेंगे तो पहले आप इनटू सॉल्व करेंगे कि पहले आप प्लस सॉल्व करेंगे? मैथ्स में इनटू करेंगे। ऐसा किसने कहा आपसे कि पहले इनटू सॉल्व करो? ऐसा मैथ्स में आपको किसने कहा? गुड, ऐसा मैथ्स में बॉडमास ने बताया। ओके, तो जैसे मैथमेटिक्स में बॉडमास होता है, ऐसे प्रोग्रामिंग में होता है रूल ऑफ प्रेसिडेंस, जो ये कहता है कि अगर एक्सप्रेशन में मल्टीपल ऑपरेटर्स आ जाएं तो कंपाइलर किसे पहले और किसे सॉल्व करेगा बाद में। दोबारा मेरी बात सुनिएगा, जैसे मैथ्स के अंदर बॉडमास सीखा है आपने, ऐसे प्रोग्रामिंग में रूल ऑफ प्रेसिडेंस होता है। और प्रोग्रामिंग का रूल ऑफ प्रेसिडेंस ये बताता है कि अगर एक से ज्यादा ऑपरेटर्स एक ही एक्सप्रेशन में आ जाएं तो कंपाइलर पहले किसे और बाद में किसे सॉल्व करेगा। समझ रहे हैं मेरी बात? मेरी बात समझ रहे हैं? ठीक है, तो सी का ये रूल ऑफ प्रेसिडेंस होता है। सो रूल ऑफ प्रेसिडेंस इन सी लैंग्वेज helps the compiler to decide that which operator has to be solved first if the expression contains multiple operators। अगर एक्सप्रेशन में एक से ज्यादा ऑपरेटर्स हैं तो पहले कौन सॉल्व होगा, ये डिसाइड करने के लिए कंपाइलर जिस रूल पे निर्भर करता है उसे बोलते हैं रूल ऑफ प्रेसिडेंस। समझ आ रहा है? यस और नो? क्लियर हुआ? अब मुझे बताइए, आपने सी में एरिथमेटिक ऑपरेटर्स कितने पढ़े? सी में एरिथमेटिक ऑपरेटर्स कितने होते हैं? 5। इन पांचों का प्रेसिडेंस देख लीजिए। इन पांचों में सी लैंग्वेज ने, गौर करिएगा, ग्रुप 1 में रखा है अपॉन, इनटू और मॉड को। ग्रुप 1 में रखा है अपॉन, इनटू और मॉड को। ग्रुप 2 में रखा है प्लस और माइनस को। इसका सिंपल सा मतलब यह है, अपॉन, इनटू और मॉड की प्रेसिडेंस प्लस और माइनस की प्रेसिडेंस से ज्यादा है। समझ आ रहा है? क्लियर हुआ? ठीक है, अब यहां पर दो जरूरी बातें कर लेते हैं। सबसे पहली बात, अगर मैंने एक्सप्रेशन लिखी a इज इक्वल टू बी प्लस सी मल्टीप्लाइड बाई डी, अगर मैंने एक्सप्रेशन लिखी a इज इक्वल टू बी अपॉन सी मल्टीप्लाइड बाई डी, और अगर मैंने कहा a इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाइड बाई सी अपॉन डी, तो सी लैंग्वेज इसे कैसे सॉल्व करेगी? यहां गौर करिए, प्लस और इनटू दो ऑपरेटर हैं। बड़ा कौन है? जल्दी बताइए। हाई प्रेसिडेंस पे इनटू है, तो पहले सॉल्व इनटू होगा, फिर सॉल्व प्लस होगा। समझ रहे हैं? ठीक है,
इसी तरह से अब सेकंड वाले में अगर आप आए तो अपॉन और इनटू में बड़ा कौन है? अपॉन और इनटू में बड़ा कौन है? कोई नहीं है, बिल्कुल गलत, कोई नहीं है। आपने मैथ्स में भले ही ये पढ़ा हो कि अपॉन बड़ा है, बट सी कहती है कोई नहीं है, दोनों बराबर है। अब सवाल आता है अगर दोनों बराबर हैं तो फिर सी इनमें से पहले कैसे सॉल्व करेगी? तो जवाब है सी पहले अपॉन को सॉल्व करेगी, फिर सॉल्व करेगी इनटू को। डाउट आएगा सर अपॉन पहले क्यों सॉल्व होगा, इनटू क्यों नहीं सॉल्व होगा? तो सी कहती है जब ऑपरेटर्स बराबर प्रेसिडेंस के आते हैं तो वो एक्सप्रेशन को पढ़ती है लेफ्ट टू राइट, वो एक्सप्रेशन को पढ़ती है लेफ्ट टू राइट, और लेफ्ट टू राइट पढ़ने में जो पहले आ गया सी उसको पहले सॉल्व करती है, और इसे बुलाते हैं एसोसिएटिविटी। दोबारा सुनिए, जब ऑपरेटर्स बराबर प्रेसिडेंस के आते हैं तो सी एक्सप्रेशन को पढ़ती है लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट में जो पहले आ गया उसको कंपाइलर पहले सॉल्व करेगा, और सी का ये लेफ्ट टू राइट चलना कहलाता है एसोसिएटिविटी। अब ये मत सोचिएगा कि सर सी सब टाइम लेफ्ट टू राइट ही चलती है क्या, नहीं, सी कुछ ऑपरेटर्स के लिए राइट टू लेफ्ट भी चलती है, और उन कुछ में आपने अभी एक ही पढ़ा है, याद कीजिए कौन? वेरी गुड, असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट के लिए सी चलती है राइट टू लेफ्ट। तो आपने लेक्चर की शुरुआत में पढ़ा था असाइनमेंट राइट टू लेफ्ट सॉल्व होता है, पढ़ा था। अब लेक्चर खत्म करते करते इसमें एक बात और ऐड कर दें, असाइनमेंट राइट टू लेफ्ट क्यों सॉल्व होता है? क्योंकि उसकी एसोसिएटिविटी चलती है राइट टू लेफ्ट, और एरिथमेटिक की एसोसिएटिविटी चलती है लेफ्ट टू राइट। असाइनमेंट जाता है राइट टू लेफ्ट में और एरिथमेटिक चलते हैं लेफ्ट टू राइट में। तो आप सोचिए लेफ्ट टू राइट में, ये सेकंड वाले केस की बात कर रहा हूं, इस वाले केस की बात कर रहा हूं, लेफ्ट टू राइट में पहले कौन आया? अपॉन के इनटू, पहले अपॉन आया तो ऑब्वियस सी बात है बी अपॉन सी का आंसर आ जाएगा। पहले बी अपॉन सी सॉल्व होगा और फिर इसका जो डिवीजन का रिजल्ट आएगा उससे डी को करा जाएगा मल्टीप्लाई। ऐसे ही बताइए थर्ड वाले में क्या होगा? क्या अभी भी अपॉन पहले सॉल्व होगा? नहीं, अब सॉल्व होगा पहले इनटू, फिर सॉल्व होगा अपॉन। बताइए समझ आई मेरी बात कि नहीं आई? आ गई? ऐसे ही ग्रुप 3 सुन लीजिए। ग्रुप 3 के अंदर है सी लैंग्वेज के पास रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल कितने होते हैं? 6। इसमें ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू। याद रखिएगा इनकी प्रेसिडेंस आपस में बराबर होती है, इन्हें बराबर प्रेसिडेंस का माना गया है। ओके, और जो दो बच गए, पहचान रहे हैं कौन दो बच गए? डबल इक्वल टू और नॉट इक्वल टू। इनकी प्रेसिडेंस इनसे कम मानी गई है, इनकी प्रेसिडेंस बाकी चारों से कम मानी गई है। ऐसे ही आता है ग्रुप 5। ग्रुप 5 में हमारे पास है लॉजिकल एंड और लॉजिकल और। These are operators of group 5. Then we have group 6, सबसे लोएस्ट ग्रुप। और कौन है ग्रुप 6 में? कौन है ग्रुप 6 में? असाइनमेंट ऑपरेटर। समझ आया? ग्रुप 6 में कंपाइलर को दिखेगा असाइनमेंट ऑपरेटर। Am I clear? चलूं आगे? ठीक है, तो अब मैं कुछ एक्सप्रेशंस लिखता हूं, आप बताइएगा पहले कौन। हाँ आ रहा हूं कैलाश, आ रहा हूं उसी पे। आप मुझे बताइए अगर मैंने कहा A इज इक्वल टू B प्लस C मल्टीप्लाइड बाय D माइनस E, तो समझाइए यहां सबसे पहले कौन और फिर कौन और फिर कौन सॉल्व होगा? सबसे पहले क्या सॉल्व होगा? मल्टीप्लाई, करेक्ट। फिर सॉल्व होगा प्लस, फिर सॉल्व होगा माइनस, और लास्ट में सॉल्व होगा असाइनमेंट। लास्ट में ही होगा, करेक्ट। ऐसे ही बताइए A इज इक्वल टू B प्लस C ग्रेटर देन D इंटू E
डबल इक्वल टू एफ। समझाइए, सबसे पहले कौन? सबसे पहले मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई के बाद प्लस, राइट, प्लस के बाद ग्रेटर देन, और ग्रेटर देन के बाद डबल इक्वल टू, और लास्ट में सिंगल इक्वल टू। समझ आया? तीसरा, A इज इक्वल्स टू B अपॉन C अपॉन D। कौन पहले? पहले B अपॉन C, फिर C अपॉन D। B अपॉन C का रिजल्ट आएगा, फिर सॉल्व होगा सेकंड वाला अपॉन, और फिर लास्ट में असाइन। समझ आ रहा है? ठीक है। अब एक और बात सुन लीजिए, आखिरी पॉइंट। जस्ट लाइक मैथ्स, C also supports parenthesis। मैथ्स की तरह C में भी पैरेंथेसिस लगाया जा सकता है एक्सप्रेशंस के साथ, एंड इट हैज द हाईएस्ट प्रायोरिटी, एंड इट हैज द हाईएस्ट प्रायोरिटी, राइट। यानी अगर अपन लोग अपनी इस ग्रुप वाली टेबल को थोड़ा सा सुधारें तो सबसे ऊपर एक ग्रुप 0 भी है, और कौन बैठा है ग्रुप 0 में? टेल मी। ग्रुप 0 में बैठा है पैरेंथेसिस, राइट। तो अगर हम लोग एक्सप्रेशन को ऐसे लिख दें, A इज इक्वल टू B प्लस C मल्टीप्लाइड बाई D, तो क्या होगा? तो सबसे पहले प्लस, फिर मल्टीप्लाई, फिर असाइनमेंट, राइट। अच्छा, अगर पैरेंथेसिस एक से ज्यादा हुए तो जैसे B प्लस C मल्टीप्लाइड बाय D माइनस C, तब क्या होगा? तब काम आएगी एसोसिएटिविटी। कंपाइलर चलेगा लेफ्ट टू राइट। एसोसिएटिविटी के नोट्स लिखे नहीं है मैंने, लिख देता हूं। अगला पॉइंट है, बट इन मेनी केसेस वी मे हैव ऑपरेटर्स ऑफ सेम precedence level. In that case, compiler will solve the expression from L to R or R to L, and this behavior is called associativity। समझ आ रहा है? बताइए। करेक्ट। तो अब इसमें लगेगी एसोसिएटिविटी। कंपाइलर पहले सॉल्व करेगा B प्लस C को, फिर सॉल्व करेगा D माइनस E को, फिर सॉल्व करेगा मल्टीप्लाई को, और फिर सॉल्व करेगा असाइनमेंट। ठीक है। अच्छा, अभी बताइए, ब्रैकेट में ब्रैकेट हुआ तो अगर ये होता A इज इक्वल टू B इंटू ब्रैकेट में C माइनस फिर एक ब्रैकेट में D प्लस E, तो क्या होता? जल्दी। ब्रैकेट में ब्रैकेट है तो बिल्कुल मैथ्स की तरह पहले अंदर वाला ब्रैकेट, फिर बाहर वाला ब्रैकेट, फिर मल्टीप्लाई, और फिर असाइनमेंट। रहेगा याद? ठीक है, ले लीजिए अब आप स्क्रीनशॉट्स। This is page 1,
ले लेंगे तो डन लिखिएगा। पेज 2, पेज 3, पेज 4, this is page 5, page 6, page 7, page 8, page 9, page number 10, (11), 12, 13, 14, 15, 16, 17। हो गया? आइए परसों, है ना, इसके बारे में और बातचीत करेंगे और परसों से आपकी स्टार्ट हो जाएगी प्रोग्रामिंग। परसों खूब सारे असाइनमेंट्स मिलेंगे क्लास में ही। ठीक, चलिए, बाय बाय, टेक केयर।